के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपोप्टोसिस के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। और आज हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कैस्पेस प्रोटीन के बारे में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप उससे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सिग्नल होगा वो कोई बाहर की तरफ से सेल के अंदर आएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक ट्यूमर सेल है, ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक ट्यूमर सेल है यानी कि कैंसर सेल, और ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब भी कोई कैंसर सेल होता है उसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है। इसे बोला जाता है TNFR1। इसका पूरा नाम होता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर। अब जैसे ही इस रिसेप्टर के साथ TNF आता है, TNF सिग्नल आके जुड़ता है। TNF का पूरा नाम हो जाएगा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर के साथ जुड़ता है, इसके जुड़ने के बाद इससे आके जुड़ता है FADD। इससे आके जुड़ता है FADD। FADD का मतलब होता है फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। इसका पूरा नाम हो जाएगा फास्ट एसोसिएट डेथ डोमेन्स। तो जैसे ही TNF आके अपने रिसेप्टर से जुड़ता है, FADD एक्टिव हो जाता है। अब ये जो FADD है वो आके बाइंड करता है इस रिसेप्टर के साथ। अब ये जो फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन होता है, इसमें दो रीजन होते हैं। जो सबसे ऊपर होता है इसे बोला जाता है डेथ डोमेन, और जो नीचे है इसे बोलते हैं डेथ इफेक्टर डोमेन। अब जैसे ही फास्ट एक्टिवेट होता है, ये आके जुड़ता है प्रोकैस्पेस 8 के साथ। अब ये जो प्रोकैस्पेस 8 होगा इसके साथ आके जुड़ जाएगा। प्रोकैस्पेस 8। अब प्रोकैस्पेट को क्लीव करने का काम FADD करेगा। ये इसको क्लीव करेगा, और जैसे इसको क्लीव करेगा ये बदल जाएगा कैस्पेस 8 में, या इसी को हम लोग बोलेंगे इनिशिएटर कैस्पेस। अभी जो इनिशिएटर कैस्पेस है वो जाएगा एग्जीक्यूटनर के पास। यहाँ पर ये होता है एग्जीक्यूटनर। अब इनको क्लीव करने का काम करेगा। अब ये क्या है, ये भी होता है प्रो कैस्पेस 3। ये प्रो कैस्पेस 3 किसका है,
एग्जीक्यूटनर का। जैसे कैस्पेस 8 इस प्रो कैस्पेस 3 को क्लीव करेगा, ये भी बदल जाएगा कैस्पेस 3। अब जो कैस्पेस 3 होगा ये आके क्या करेगा, ये आके करेगा एपोप्टोसिस। तो एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले मान लीजिए कि एक कैंसर सेल है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसे बोलते हैं TNF-R, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर। इसके साथ आके जुड़ता क्या, इसके साथ जुड़ेगा TNF। जैसे TNF जुड़ता है इसके साथ आके बाइंड करता है FADD। FADD में 2 डोमेन होते हैं। जो रिसेप्टर के साथ जुड़ता है उसको बोलते हैं डेथ डोमेन, और उसके नीचे जो होता है उसको बोला जाता है डेथ इफेक्टर डोमेन। डेथ इफेक्टर डोमेन के साथ आके बाइंड करता है इनिशिएटर कैस्पेस यानी कि प्रो कैस्पेस 8। फिर ये FAD इसको क्लीव करता है जिससे ये एक्टिव कैस्पेस में बदलता है। अब जो इनिशिएटर कैस्पेस होता है वो जाता है एग्जीक्यूटनर के पास, जो इसको क्लीव करके एक्टिव कैस्पेस में बदलता है। और ये जो एक्टिव कैस्पेस आपका एग्जीक्यूटनर 3 वाला है वो आके एपोप्टोसिस की प्रक्रिया को करता है। एक नाम यहाँ पे और है, इस पूरे रीजन को, यहाँ तक का जो पूरा सेगमेंट होता है इस पूरे रीजन को डिस्क के नाम से जानते हैं। डिस्क का पूरा नाम होता है डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। ये होता है पूरा नाम किसका, डिस्क का। तो अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में, यानी कि यहाँ पे जो सिग्नल होगा वो खुद सेल के द्वारा दिया जाएगा। अब ये इसमें सिग्नल जो होता है यानी फिर इंट्रिंसिक पाथवे हम कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। इसका जो टारगेट सेल होता है वो होता है डैमेज DNA या लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर एब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर। यानी कि अगर किसी सेल में इस तरह की चीजें देखने को मिलती है तो जो सेल होता है वो खुद एपोप्टोसिस का सिग्नल खुद के लिए रिलीज करता है। तो जैसे मानते हैं कि सबसे पहले सेल जो होगा वो डेथ सिग्नल रिलीज करेगा। अब जो डेथ सिग्नल होता है वो रिसीव करता है प्रो एपोप्टोटिक से, प्रो एपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन, इफेक्टर प्रोटीन जिसमें आता है बैक और बॉक्स। अब जैसे डेथ सिग्नल प्रो एपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन के पास आता है, ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ये आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये चैनल का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे चैनल का निर्माण होता है यहाँ से साइटोक्रोम सी जो है वो रिलीज होने लगता है। अब जो साइटोक्रोम सी है वो आके जुड़ता है इनिशिएटर कैस्पेस के साथ। अब यहाँ पे अगर हम लोग इनिशिएटर कैस्पेस का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कुछ इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं।
इसमें एक टोटल 6 भाग होगा। इसे बोलते हैं APF1। इसके ऊपर आके जुड़ता है साइटोक्रोम C और इसके बीच में होता है कैस्पेस 9 और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपोप्टोसोम। एपोप्टोसोम के नाम से जाना जाता है। अब जो एपोप्टोसोम होता है ये आता है एग्जीक्यूटनर के पास। एग्जीक्यूटनर प्रोकैस्पेस, यहाँ पे क्या होता है 3 और ये इसको क्या करता है एक्टिव कैस्पेस में बदलता है, यानी कि एग्जीक्यूटनर कैस्पेस में बदलता है। और जैसे एग्जीक्यूटनर कैस्पेस बनता है ये क्या करता है, ये करता है एपोप्टोसिस। एक बार फिर से देखते हैं इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है। ये खुद सिग्नल खुद के लिए देती है। ये तब होता है जब या तो उसमें किसी तरह का DNA डैमेज हो या ऑक्सीजन की कमी हो या फिर ग्रोथ फैक्टर एब्सेंट हो। तो सबसे पहले जो सेल होगी वो सिग्नल रिलीज करेगी। इस सिग्नल को रिसीव करता है प्रो एपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चैनल बनाता है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से साइटोक्रोम C रिलीज होता है। अब साइटोक्रोम C APAF1 और कैस्पेस 3 मिलकर बनाते हैं एपोप्टोसोम। अब जो एपोप्टोसोम होता है ये जाता है एग्जीक्यूटनर प्रो कैस्पेस 3 के पास और इसको बदलता है एग्जीक्यूटनर कैस्पेस 3 में। और ये जो एग्जीक्यूटनर कैस्पेस 3 होता है वो करता है एपोप्टोसिस। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।